सो आज हम देखते हैं पूरे जीओसी को एक रैपिड रिवीजन में। इस वीडियो में मैंने इंक्लूड नहीं किया इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, क्योंकि इन तीनों का हमें डिटेल शॉर्ट्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो उसके बाद से जीओसी में जितना भी टॉपिक है वो इस वीडियो में कवर होगा। पहले हमारा आ रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन को हम और क्या क्या बोल सकते हैं? एक्सटेंशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट या बेकर-नथन इफेक्ट, हम इसको ये भी बोल सकते हैं बेकर-नथन इफेक्ट। ये डिस्क्राइब क्या करता है, हमें यहाँ पे वो देखना है। ये डिस्क्राइब करता है हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब ऑर्बिटल के इंटरेक्शंस को बिटवीन पाई सिस्टम्स एंड एडजेसेंट सिग्मा बॉन्डेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। सिंपल याद रखो इसको। हम और क्या बोल सकते हैं, ये हमारा जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ये सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, इसमें सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है, राइट। अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। हमारा जब ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन है इसमें क्या हुआ, शिफ्टिंग हुआ। शिफ्टिंग की वजह से हमारे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट। उसी तरह यहाँ पे 3 डायग्राम्स दिए गए हैं, ठीक। ये 3 डायग्राम क्या डिनोट करते हैं कि कहाँ कहाँ से हमारा शिफ्टिंग के बाद वो क्या हुआ, कहाँ कहाँ किस किस पोजीशन में हमें H प्लस मिला, यहाँ पे इधर H प्लस मिला, यहाँ पे इधर H प्लस मिला, यहाँ पे इधर H प्लस मिला, राइट। तो इसमें हम वही पढ़ेंगे अल्फा हाइड्रोजन्स के बारे में, राइट। मेन कंसेप्ट हमारा यही होगा हाइपर कॉन्जुगेशन में कि यहाँ देख सकते हैं इस वाले में हमारे यहाँ पे जब इस कार्बन पे पॉजिटिव आया, फिर इस कार्बन पे पॉजिटिव आया, मीन्स ये जो कार्बन है इसके 3 स्ट्रक्चर दिए गए हैं, ओके। यहाँ पे अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला हाइड्रोजन निकल सकता है, ये वाला हाइड्रोजन रिलीज हो सकता है, और ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन था, ये वाला हाइड्रोजन जो है रिलीज हो सकता है, राइट। अब नेक्स्ट है हमारा ये चीज़ कार्बोकैटायन में, तो हमने देखा ये फ्री रेडिकल में भी हो सकता है ये चीज़। हम आगे देखेंगे इसमें क्वेश्चन किस तरह के पूछ सकते हैं हमें, राइट। तो इतना हमें याद रखना है, हाइपर कॉन्जुगेशंस में हम अल्फा हाइड्रोजन के साथ खेलेंगे, राइट। इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशंस को अगर पूछ ले क्वेश्चन में नो बॉन्ड रेजोनेंस किसको कहते हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को ही बोलते हैं। इसमें हमारा देख सकते हैं इन above structures although free proton has shown, फ्री प्रोटॉन दिख रहा है हमें, इट इज स्टिल बाउंड फ्रीली टू द पाई क्लाउड। फ्री तो हमें दिख रहा है बट वो बाइंडेड स्टेट में है अभी भी, ओके। हेंस इट इज़ नॉट फ्री टू मूव, वो फ्री टू मूव नहीं कर सकता, राइट। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम अल्फा हाइड्रोजन के साथ खेलेंगे। इसको बस याद रखो कि जितने हमारे अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही हमारा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा। और याद रखना जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो सब्सटेंस उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा, वो सब्सटेंस उतना ही स्टेबल होगा, ओके। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में हमें क्वेश्चन किस तरह पूछेगा, मैं आगे देखते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, 3 टाइप की रिएक्शन इंटरमीडिएट्स देखने को मिले, कार्बोकैटायन, कार्बोनायन और फ्री रेडिकल्स, ओके। ये सब अटैकिंग स्पीशीज़ हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। पहले हमारा है कार्बोकैटायन। कैटायन से पता है आपको पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस और बाई रेजोनेंस, हमें से अलग स्टेबिलिटी बाय रेजोनेंस कार्बोकैटायन के केस में हो, कार्बोएनायन के केस में हो, या फ्री रेडिकल के केस में हो, तीनों केस में हमारा 3 डिग्री जो होगा इट विल बी मोर स्ट्रॉगर देन स्टेबल होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री और देन 0 डिग्री, ओके। तो ये होगा रेजोनेंस से, कोई भी कंडीशन हो, कार्बोकैटायन हो, कार्बोएनायन हो या फ्री रेडिकल हो। बट अगर वहाँ पे कंसेप्ट आया इंडक्टिव इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन का, वहाँ गेम चेंज होगा। क्या? जब हमने कार्बोकैटायन देखा उसमें स्टेबिलिटी क्या होगा, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अब ये कैसे हुआ वो समझ लेते हैं, ठीक है। हमारा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री हम ऐसे याद रखेंगे तो हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगेगा कि कार्बोकैटायन में से, तो उसको ऐसे ट्रिक से समझते हैं। किससे ट्रिक से? कि सपोज़ यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स लिए और यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर 3 CH3 ग्रुप लगाऊं, और आपको याद होगा CH3 ग्रुप जो है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये तीनों डोनेट करेंगे, तो जब तीनों डोनेट करेंगे ये सेटिस्फाई करेगा एज कम्पेयर टू दोनों डोनेट करें या एक डोनेट करें, तो ये हो जाएगा हमारा उस वाले केस में। सिमिलरली कार्बोएनायन के केस में अगर हम देखें तो कार्बोएनायन के केस में उल्टा, रेजोनेंस का हमेशा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा रेजोनेंस में, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे अगर हम देखें स्टेबिलिटी बाय इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट में स्टेबिलिटी कैसे होगा, 1 डिग्री जो है या 0 डिग्री जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब हम इस तरह का उसी सेम कंपाउंड को मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है, उसी सेम कंपाउंड को लिया। अब यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है दैट मीन्स वो ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो अगर ये 3 और डोनेट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक होगा तो अनस्टेबल होगा डेफिनेटली। फ्री रेडिकल, उसका भी सेम चीज़ याद रखो, रेजोनेंस में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, लेकिन जब हम देखेंगे बाय इंडक्टिव इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अब हाइपर फ्री रेडिकल में कैसे याद रखें, फ्री रेडिकल मतलब वहाँ पे इधर होमोलिटिक या हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ होगा। अब क्लीवेज होने के बाद हमारा क्या होगा, दोनों एटम्स पे एक एक, ये नहीं होगा, ठीक, दोनों एटम्स पे एक एक हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन है, उसको और एक चाहिए, राइट, उसको चाहिए ताकि वो ऑपरेट सेटिस्फाई करे। तो चाहिए मीन्स अगर मैंने 3 कार्बन दिया तो वो तीनों कार्बन 3 तरफ से क्या करेंगे, उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो सेटिस्फाई होगा, सो 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल।
उसके बाद हम कुछ देखेंगे रिएक्शंस। ओके, पहले हमारा होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो रिएक्शंस देखते हैं। पहले हमारा यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो चीज़ याद रख लो बस, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक क्या क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल याद रखो, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग मीन्स न्यूक्लियोफाइल में नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज होगा मतलब मैंने कोई भी कंपाउंड लिया सपोज आर एक्स, अब आर एक्स में आर जो होगा वो पार्शियली क्या होगा हमारा पॉजिटिव, और एक्स क्या होगा हाइड्रोजन पार्शियली नेगेटिव। तो ये है पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव। तो पार्शियली पॉजिटिव है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो पार्शियली नेगेटिव है, ये नेगेटिव जो है पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, ऑपोजिट चार्ज। तो ये जो एक्स है वो अलग निकल जाएगा यहाँ से, तो क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा NU न्यूक्लियोफाइल और R। ओके, उसी तरह हमारा इलेक्ट्रोफाइल में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन लविंग है, उसको इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है चाहिए, तो वो क्या होगा पॉजिटिव साइन होगा उसके ऊपर। तो अगर उसके ऊपर पॉजिटिव साइन होगा तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा, हमारे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हमारा किसके साथ बाइंड कर जाएगा, जो नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड है उसके साथ बाइंड होगा। जैसे इसमें देखते हैं यहाँ पे हमारा जो है बेंजीन था, बेंजीन को जब हमने इलेक्ट्रोफाइल दिया तो बेंजीन के इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन में जुड़ गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल, तो H+ जो यहाँ से रिलीज हो गया। नेक्स्ट है हमारा मीथेन। अब मीथेन को जब हम क्लोरीन देते हैं Cl2, मीथेन को क्लोरीन देते हैं जब Cl2 यूवी लाइट के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है क्लोरोमीथेन, हमें मिलता है क्लोरोमीथेन और उसके साथ HCl, क्लोरोमीथेन के साथ HCl। तो जब हमारा बेंजीन एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ कंबाइन किया तो यहाँ पे क्या हुआ, बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन निकल गया H+ और इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ गया। याद रख लेना, हमारा जब मीथेन के साथ Cl2 मिलता है तो ये हमारा एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। उसके बाद हमारा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में तीन चीज़ याद रखना, यहाँ पे क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होता है, यहाँ पे देखो एडिशन रिएक्शंस ब्रॉट अबाउट बाई न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है, दीज रिएक्शन है टिपिकली किसके लिए होता है, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ पे होता है हमारा। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा बेस्ड ऑन कैटलिक एडिशन ऑफ HCN2 एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ पे हम जानते हैं HCN और एल्डिहाइड और कीटोन का किस तरह का रिएक्शन होता है CN के साथ। ओके, क्या होता है हमारा, अगर इस वाले को देखें इसमें क्या हो रहा है, वाटर और न्यूक्लियोफाइल रिलीज हो रहा है। कैसे, जब हमारा OH- किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HCN के साथ। CN ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, CN की तरफ बॉन्ड शिफ्ट हुआ। ये जो है बॉन्ड शिफ्ट, तो यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, ये हो गया H+, ये H+ और HOH निकल के क्या बन गया हमारा H2 बन गया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड यहाँ पे एल्डिहाइड जो है कीटोनों दोनों का सेम जैसा रिएक्शन होगा कि सपोज यहाँ पे R C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे कुछ भी हो, R हो या H हो, उसको मैंने क्या दिया CN-। अब CN यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हमारा शिफ्टिंग होगा किस तरह, डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हुआ। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। CN- था, वो माइनस किसके ऊपर आएगा, इस कार्बन पॉजिटिव के पास आएगा। तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा हमारा, इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। ऑक्सीजन के ऊपर अभी भी नेगेटिव चार्ज है, तो अगर मैं फिर से और एक HCN के साथ रिएक्ट करूँ तो ये H आके ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा सियानोहाइड्रिन। सियानोहाइड्रिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ आवर एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ हम क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे एडिशन का। कैसे, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने H+ दिया, राइट। H+ देने के बाद हमारा एक कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, इसने हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, जहाँ पे हमने जब यहाँ पे सपोज यहाँ पे हमारा कार्बोकैटायन बना, तो जब मैंने Br दिया तो ये होगा हमारा एडिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट। ओके, कुछ कुछ केस में अच्छा यहाँ पे हुआ कैसे वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें CH3 को, जब CH3 के साथ हमने क्या किया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इस तरह का, उसके साथ हमने क्या दिया H+। और जब इस कंपाउंड को मैंने H+ दिया, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड हमारा क्या हुआ, इधर शिफ्ट हो गया। वेट अ सेकंड, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो इस तरफ शिफ्ट हो, इस तरफ शिफ्ट हुआ डबल बॉन्ड। तो इस तरफ जब शिफ्ट हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ इस वाले कार्बन पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आया होगा। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमने जब H+ दिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, स्लो प्रोसेस था, ये स्लो प्रोसेस था। यहाँ पे क्या हुआ, कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ। कुछ कुछ केस में कार्बोकैटायन इस तरह का भी हो सकता है, ऐसे 3 कार्बन होंगे और लास्ट वाले कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। याद रख लेना, इस टाइप का कंपाउंड अनस्टेबल होता है। हम इधर क्या करते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं, हाइड्रोजन का शिफ्टिंग करते हैं। तो यहाँ क्या होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा यहाँ ना लग के यहाँ लग जाता है, ठीक। यहाँ लग गया तो स्टेबल होगा, क्योंकि 2 डिग्री कंपाउंड फॉर्म होगा। उसके बाद है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इसमें भी क्या होता है, हम फ्री रेडिकल के साथ देखते हैं। होमोलिटिक होता है, हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे जो है इस तरह का बॉन्ड क्लीवेज हुआ। सपोज ये ROOR है, मैंने क्या किया, होमोलिटिक क्लीवेज में इधर होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और जो बीच में था ये पूरा हमारा चला गया, राइट। तो ये हो गया हमारा होमोलिटिक क्लीवेज, राइट। तो देख सकते हैं इसी होमोलिटिक क्लीवेज में जब मैंने HBr दिया तो RO के साथ H रुक गया और Br- एज अ फ्री रेडिकल रिलीज हो गया। ओके, तो उसी तरह अब हम देखिए रिएक्शन में पहला है हमारा अल्फा एलिमिनेशन। अब अल्फा एलिमिनेशन में क्या होता है, देखो जो एलिमिनेशन होगा उस कार्बन से हमारा क्या रिलीज होगा, इधर हाइड्रोजन और अदर ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा हमारा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड पूछ सकते हैं हमें। ये देख सकते हो अल्फा एलिमिनेशन में सपोज ये क्लोरीन है, उसके साथ एक कार्बन, ये और एक कार्बन, ये और एक कार्बन। तो हमारा ये क्लोरीन से पहले जो कार्बन जुड़ा होगा वो हमारा अल्फा कार्बन, फिर बीटा कार्बन, फिर गामा कार्बन। ओके, उस हिसाब से यहाँ देख सकते हो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है।
और हमारा प्रोडक्ट फॉर्म है कार्बिन। बीटा एलिमिनेशन में क्या हुआ, ये Br जिस कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा है और ये वाला हमारा बीटा है, तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और Br निकल गया इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, तो हमारा क्या फॉर्म है, ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म है विद KBr। तो देखो जहाँ से हमारे यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ से Br निकला, ये दोनों जब निकल जाएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। उसी तरह इधर हम OH लें, Br ले या OH लें, ठीक है, अल्कोहल भी लेने से भी चलेगा। यहाँ से OH और यहाँ से बीटा पोजीशन से हमारा H और यहाँ से OH रिलीज हो गया एज अ वाटर, और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। इस तरह का कंपाउंड है। इनके जो रिएजेंट्स हैं वो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे है अल्कोहलिक KOH और यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4, ये दोनों हमारे एलिमिनेशन में यूज़ हुए हैं। उसके बाद गामा एलिमिनेशन। अब याद रखना, गामा एलिमिनेशन में हमेशा 3 मेंबर्ड साइक्लिक प्रोडक्ट मिलेगा। कुछ भी कर लो, इस टाइप के प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग हमारा अगर प्रोडक्ट में है, दैट मीन्स इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आवर गामा एलिमिनेशन। ओके, उसके बाद अब यहाँ गामा एलिमिनेशन में आप किस तरफ से भी काउंटिंग करो, इस तरफ से अल्फा बीटा गामा लो या उस तरफ से उल्टा कर दो कि इस तरफ का अल्फा लो, इधर बीटा और इधर गामा लो, 3 तरफ से चलेगा। उसके बाद रीअरेंजमेंट रिएक्शन से, रीअरेंजमेंट में हम स्टेबिलिटी को मेन प्रायोरिटी देते हैं। खुद सोच लो, इस स्ट्रक्चर को देख लो, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ है, तो ये वाला कंपाउंड 1 डिग्री हुआ। अगर मैं कुछ तरह करके ये वाला स्ट्रक्चर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये हमारा क्या है, 1 डिग्री कंपाउंड है, ये 1 डिग्री है। अगर मैं क्या करूँ, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ ले आऊँ तो ये जो है 3 तरफ से जुड़ा होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 डिग्री टर्शियरी। तो टर्शियरी जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो मिथाइल ग्रुप है वो इस कार्बन पे गया है तो उसके साथ जुड़ गया, देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी हुआ, यहाँ पे हमारा 3 डिग्री हुआ। इसको कहते हैं 1-2 मिथाइल शिफ्ट। 1-2 क्यों कहा, क्योंकि 1 और सेकंड पोजीशन से शिफ्टिंग हुआ है यहाँ पे, तो 1-2 मिथाइल शिफ्ट। उसी तरह हम यहाँ भी अगर देखो, इस तरह के रिएक्शंस पे हमें पूछ सकते हैं। ये वाला, इसको हमने क्या दिया, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ HCl। ओके, तो हमें क्या मिला है यहाँ पे, आइसोमेराइजेशन प्रोडक्ट मिला है, ये वाला प्रोडक्ट। इसको ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ, सिस्टर को कोई सेम चीज़ है। जब हम ट्रांस को क्या देंगे, HMU देंगे, लाइट देंगे, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो हमें क्या मिलेगा, सिस प्रोडक्ट। तो ये आइसोमेराइजेशन के 2 रिएक्शंस है, याद रख लीजिएगा। रीएजेंट्स एनहाइड्रस AlCl3 HCl, यहाँ पे बस सनलाइट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहता क्या है, इसमें हमें क्या पता चला, इसको हम हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स भी कह देते हैं। ओके, इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अनसैचुरेटेड साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू, मतलब यहाँ पे क्या करना है, एक साइक्लिक कंपाउंड को, किसी भी तरह का साइक्लिक कंपाउंड हो, उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, लीनियर चेन में। तो उसमें कितने हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है, मैं आपको एक ईजी ट्रिक बता रहा हूँ इसको करने का। हमें इसमें क्या करना है, सपोज यहाँ पे हमें क्या दिया है, 2 डबल बॉन्ड। अब याद रखना, जब हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होगा तो इधर उसमें एक डबल बॉन्ड होगा और अथवा वो एक रिंग होगा। ओके, एक रिंग होगा। कैसे मैं बता रहा हूँ, ईजी ट्रिक ये है। सपोज इस वाले कंपाउंड को देखो, यहाँ पे मैं अगर इस डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड को तोड़ूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक लीनियर चेन मिल जाएगा इस तरह का। तो यहाँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। इस वाले में देखो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में से मुझे उसको अगर लीनियर चेन सिंगल बॉन्ड वाला बनाना है तो मैं 2 डंडे तोड़ दूंगा, 2 डंडे तोड़ा तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, DO हमारा 2 हो जाएगा। उसी तरह ये साइक्लिक स्ट्रक्चर को देखो, साइक्लिक स्ट्रक्चर में मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि लीनियर बन जाए, बस एक डंडा तोड़ दो इधर से। अगर मैं यहाँ से एक डंडा तोड़ दूँ तो ऐसा हो जाएगा 3 कार्बन वाला, तो DO 1 है इधर। इसमें देखो, इस वाले स्ट्रक्चर में, बेंजीन के स्ट्रक्चर में मैं एक क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने इधर एक तरफ से तोड़ा तो रिंग खुल जाएगा, बट उसमें डबल बॉन्ड रहेंगे, तो मैं तीनों डबल बॉन्ड को भी हटाना पड़ेगा। तीनों डबल बॉन्ड को हटाने से क्या हो जाएगा, हमारा DO4 हो जाएगा, यहाँ दिया है DO4। इस कंपाउंड में देखो, इस कंपाउंड में हमें क्या किया, इस तरफ से मैंने एक तरफ से खोल दिया तो रिंग खुल गया, अब डबल बॉन्ड है उसको भी तोड़ दिया तो पूरा लीनियर चेन बन गया, DO2 है इसमें। तो उसी तरह हम तोड़ना सीखेंगे इस तरह। इसमें आप DO बताओ कितना है, अगर आप सोचोगे इसमें DO कितना हो सकता है, एक से मैंने रिंग को तोड़ा, 2 डबल बॉन्ड तोड़ा, DO 3। तो उसी तरह हम DO निकाल सकते हैं, राइट। DO का अब हम देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला भी हमें चाहिए। अब देखो DO इक्वल्स टू कितना होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन नंबर प्लस हैलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई 2। फिर से बोलते हैं, कार्बन नंबर प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन नंबर प्लस हैलोजन नंबर माइनस नाइट्रोजन होल डिवाइडेड बाई 2। हाइड्रोजन प्लस हैलोजन माइनस नाइट्रोजन होल डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन देखते हैं ना, यहाँ पे C4H8 DO निकालो, पूछा गया अगर, क्या करोगे, अब पूरा इसको देखते ही नहीं, बिना देखे करते हैं। DO इसमें क्या होगा देखते हैं, कार्बन 4 मैंने बोला था, Cu + 1 ये हो गया 5 माइनस। अब इसमें हम देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, 8 है। क्या इसमें कोई हैलोजन देखने को मिल रहा है, नहीं, मुझे नहीं देखने को मिल रहा। क्या नाइट्रोजन है, बिल्कुल नहीं है, बाई 2 कितना होगा 4, 5 - 4 क्या हो जाएगा 1। ये देख लो DO 1 है, इसका मतलब 1 है, इधर 1 है, मतलब इधर वो एक साइक्लिक रिंग हो सकता है 4 कंपाउंड वाला ना। उसके बाद या वो क्या हो सकता है, वो 4 कंपाउंड वाला रिंग हो सकता है जिसमें एक डबल बॉन्ड है। यही 2 सिनेरियो मुझे देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अगर साइक्लिक हो तो ये स्ट्रक्चर बना सकता हूँ मैं। अब देखते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर बन सकता है साइक्लिक में, इधर मैं ये बना सकता हूँ या मैं ये बना सकता हूँ। क्या 2 मेंबर से कभी साइक्लिक बन सकता है, ऑफकोर्स नहीं बन सकता। उसके बाद ये हो गया 2 साइक्लिक के स्ट्रक्चर। उसके बाद रिंग लीनियर चेन वाले स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। इस स्ट्रक्चर में मैं डबल बॉन्ड इधर लगाऊं या इधर लगाऊं, वो एक ही चीज़ होगा ऑफकोर्स। तो ये हो गया हमारा एक। अब मैं क्या करूँगा, डबल बॉन्ड इधर लगाऊंगा तो ये कितना हो गया, 2 कंपाउंड बन गया। तीसरे कंपाउंड के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये वाला कार्बन को मैं मिटा दूंगा और इस कार्बन के सिवाय मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कार्बन लगाऊंगा और यहाँ पे मैं किधर भी डबल बॉन्ड लगाऊँ, तीनों जगह पे डबल बॉन्ड जब मैं लगाऊंगा, तीनों जगह पे प्रोडक्ट हमारा सेम ही होगा।
तो यहाँ पे ये 3 लीनियर और 3 लीनियर और 2 साइक्लिक, तो टोटल यहाँ पे अगर हमें कोई पूछे कि कितने स्ट्रक्चर हम फॉर्म कर सकते हैं C4H8 से, तो हम उसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से सॉल्व करेंगे। कितने बने? 5 स्ट्रक्चर बन गए, राइट। उसी तरह C5H10 से निकालोगे तो DU 1 निकलेगा, निकाल के देख लो। अगर पूछा साइक्लिक स्ट्रक्चर कितने बन सकते हैं, तो इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को इसमें से ज़्यादा साइक्लिक स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता। यू कैन ट्राई योरसेल्फ, बन ही नहीं सकता, राइट। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो होगा हमारा स्टेरियो आइसोमेरिज्म, जो होगा हमारा स्टेरियो आइसोमेरिज्म। इसमें हम क्या देखते हैं? कंपाउंड जिनके पास सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट यहाँ पे क्या होता है? डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस। मतलब क्या? आराम से समझ। तो अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? दीज आर स्टेरियो आइसोमर्स अराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन। स्टेटमेंट याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन, राइट। और इसमें हमें पता है ज्योमेट्रिकल में 2 टाइप आएंगे, तुम्हारा सिस फॉर्म देखोगे, ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म मतलब सपोज दिस इज डबली बॉन्डेड कार्बन। अब वेट, लेट मी शो यू बेटर एग्जांपल। हम यहाँ क्या करेंगे? मैंने यहाँ पे कह डबली बॉन्डेड कार्बन लिया। अब उसके जो चारों तरफ ग्रुप्स है, अगर सपोज इधर मैंने R ग्रुप दिया, इधर R ग्रुप, इधर कुछ और ग्रुप दे दिया, N ग्रुप और इधर N ग्रुप, हमारा दोनों साइड पे इधर R ग्रुप है, इधर R ग्रुप है, सेम साइड पे दोनों है, राइट। तो हम उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे हम बोलेंगे उसको सिस, हम उसको बोलेंगे सिस। बट व्हाट इफ कि मैं ऐसे करूँ कि यहाँ पे मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने दे दिया N ग्रुप, यहाँ पे मैंने दे दिया R ग्रुप, यहाँ पे मैंने दे दिया N ग्रुप। अगर आप अब देखो, अब ये जो है डायगोनली है, इस तरह डायगोनली है, बट अगर आप साइड्स के हिसाब से देखो, ये 2 साइड इक्वल नहीं है, ये 2 साइड इक्वल नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस। इसको बोला जाता है ट्रांस, राइट। उसका देख सकते हो डबली बॉन्डेड कार्बन अटैच टू 2 डिफरेंट ग्रुप्स। अब ये कंडीशन कब हो सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए? कि जब ये दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हों। अगर चारों तरफ में सेम कार्बन का ग्रुप ही लगा दूँ, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें नहीं देखने को मिलेगा। इस स्ट्रक्चर में देख लो ना, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो, इस तरफ 2 फ्लोरीन है, इस तरफ 2 फ्लोरीन, इस तरफ 2 फ्लोरीन है, ओके। इसमें सिस तो हो सकता है, बट क्या आपको इसमें ट्रांस फॉर्म देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा। हमें दोनों फॉर्म चाहिए, हमें सिस भी चाहिए, हमें ट्रांस भी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सिस ट्रांस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 3 जगह पे फ्लोरीन है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, इस जगह पे हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिया एक्चुअली, वेट, अब और एक चीज़ मैंने कहा इधर कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसमें डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने से, हम उसको डिफरेंट ग्रुप अटैच होने से हम उसको बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो चारों के चारों ग्रुप अलग हैं, ठीक है, फिर भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे जो ऊपर के 2 कार्बन है, क्लोरीन ब्रोमीन है, यहाँ पे फ्लोरीन आयोडीन, ये दोनों इक्वल नहीं है, एक दूसरे से इक्वल नहीं है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। ओके, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इस कंपाउंड में देखो दोनों अलग है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, इन दोनों में ये अलग है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा, सिस ट्रांस। यहाँ जो है हमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन फ्लोरीन इक्वल हो गया है, राइट। फ्लोरीन फ्लोरीन यहाँ पे इक्वल हो गया है। उसके बाद तो ज्योमेट्रिकल नहीं दिखाएगा। ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये भी क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, चारों अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं, डिफरेंट एटम्स के ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप देख सकते हो आयोडीन जो है वो किससे इक्वल नहीं है? CH3 से, और हमारा H जो है वो भी इक्वल नहीं है किससे? C2H5 से, राइट। उसके बाद अब रिंग्स में भी देखने को मिल सकता है हमारा आयनाइजेशन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिंग्स में भी देखने को मिल सकता है, राइट। देख सकते हैं यहाँ पे इस वाले में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, 4 डिफरेंट ग्रुप है। ये वाला पहला वाला स्ट्रक्चर देखो, तो उसमें हमें सिस ट्रांस देखने को मिलेगा, ये होगा सिस, और जब हमने उसको उल्टा चिपका दिया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हमारा क्या होगा? हाइड्रोजन, और यहाँ CH3, तो ये हमारा कौन सा कंपाउंड है? ट्रांस। तो उसी तरह साइक्लिक रिंग्स में भी हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिल सकता है, राइट। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे देख सकते हो इस वाले कंपाउंड में यहाँ पे जो है लेफ्ट ये वाला साइड इक्वल नहीं है, और ये वाला साइड इक्वल नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, आई एम सॉरी, यहाँ पे ये साइड इक्वल नहीं है, बट नीचे वाले में ये साइड इक्वल है, तो क्या यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। अगर ऊपर वाले स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पे भी मैंने सेम कंडीशन बताया कि दोनों साइड पे फ्लोरीन है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा, राइट। उसी तरह यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। सेम कंपाउंड देखो इधर, इस वाले कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा। क्यों? क्योंकि अगर इस कार्बन पे देखो, यहाँ पे फ्लोरीन है जो कि नॉट इक्वल टू हाइड्रोजन है, और इधर देखो तो इधर एक एक्स्ट्रा CH3 ग्रुप है जो कि इस तरफ नहीं है, तो इसमें क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। उसी तरह आपको चेक करना है कि किस तरफ दोनों साइड्स इक्वल है। अगर दोनों साइड्स इक्वल हो गए, वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को हमें नहीं मिलेगा, राइट। दोनों साइड अलग होनी चाहिए, ठीक है। ये देख सकते हो कि इक्वलिटी प्रेजेंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट एग्जिबिटेड एंड वाइस वर्सा, इक्वल साइड्स प्रेजेंट हो तो नहीं होने वाला। उसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो, ये सब एग्जांपल्स भी हैं। यहाँ पे हमारे क्या डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू sp3, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, ठीक। डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू sp3 कार्बन में। अब अच्छा, इस वाले एग्जांपल को देखो, इस पर कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे कि कैसे। अब अगर पहले वाले को देखो, यहाँ पे दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, यहाँ पे होगा, दोनों साइड इक्वल नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। नीचे वाले स्ट्रक्चर को देखो, मुझे तो ये दोनों साइड्स इक्वल दिख रहे हैं, बट स्टिल यहाँ पे कैसे दिया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? एग्जिबिट क्यों करेगा? क्योंकि अगर आप नोटिस करो कि इस वाले स्ट्रक्चर पे यहाँ पे दोनों sp3 कार्बन है, ये जो 2 है वो sp3 कार्बन है। इन sp3 कार्बन में अगर हम देखें तो दोनों साइड इक्वल नहीं है, इधर भी दोनों साइड इक्वल नहीं है, तो इस तरफ भी क्या हो रहा है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है, और इस तरफ भी जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है। तो आपको नंबर वाइज भी पूछ सकता है कि इसको दे दे कार्बन 1, इसको दे दे कार्बन 2, ये कार्बन 3, तो उस हिसाब से आपको साइज के हिसाब से कंपेयर करना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा, राइट। सियानाइड के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख सकते हैं कैसे? C डबल बॉन्ड N के देखो, जब हमारा इस तरफ क्या है, इसकी एल्डोक्साइन का स्ट्रक्चर है, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? सपोज हाइड्रोजन और OH जब सेम साइड पे होंगे हम वर्ड यूज़ करेंगे सेम, जब ये दोनों अलग अलग साइड्स पे होंगे हम वर्ड यूज़ करेंगे एंटी, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स हम देखेंगे, ठीक। तो पहले देखते हैं हम यहाँ पे हमारा H और OH अलग साइड्स में,
राइट, सेम साइड पे नहीं, तो क्या बोलेंगे, कौन सा वर्ड, एंटी यूज़ करेंगे, ठीक। यहाँ पे पर उससे पहले वाले स्ट्रक्चर में इसमें तो सेम साइड पे है, तो इसके लिए यूज़ करेंगे सिन। ओके, जब हम ये सिन और एंटी नोमेनक्लेचर में यूज़ करेंगे, राइट, इसमें भी हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखने को मिलेगा। कैसे बता दिया मैंने, ग्रुप चेक करके बता दिया, राइट। तो उसी तरह बस सियानाइड में हम ये सिन एंटी का कंसेप्ट हमने समझा कि किस तरह सिन और एंटी यूज़ कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अब हम देखते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। उसमें हम पहले देखेंगे ये स्ट्रक्चर्स में आपको ध्यान में देना, ये पहला वाला स्ट्रक्चर, ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट में डिफरेंस होगा। अच्छा, डाइपोल मोमेंट क्या है, कार्बन क्लोरीन मैंने लिया, अब हमारा जो है डाइपोल इस तरफ शिफ्ट होगा। क्यों शिफ्ट होगा, बिकॉज इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हो पहले वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके यहाँ पे क्लोरीन, इसके यहाँ पे क्लोरीन, ये इस तरफ शिफ्ट हुआ, इसमें डाइपोल इस तरफ, तो इधर जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा इस तरफ, राइट, रिजल्टेंट होगा। पर जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है उसमें हमारा क्लोरीन इस तरफ है, इसका क्लोरीन इस तरफ है, तो जो नेट डाइपोल होगा उसका इस तरफ होगा, इसका इस तरफ होगा नेट डाइपोल। तो यहाँ क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, ये इसको कैंसिल कर दे रहा है, ठीक, कट जा रहे हैं दोनों। तो अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डाइपोल मोमेंट नॉट जीरो। जब डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, रख लो कि वो पोलर होगा, और जब जीरो हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, ठीक। अब अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूँ तो ये वाला ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक, जिसमें डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, जो पोलर होगा वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी उसका ही ज़्यादा होगा, राइट। ऐसे सोचो ना कि ये इतना इजीली कैंसिल नहीं होगा, उसका नेट डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा बॉयल करना पड़ेगा, राइट, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बट मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट जो कि जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं था उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, बट मेल्टिंग पॉइंट जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड किसके ऊपर करता है, डिपेंड्स ऑन पैकिंग, लूज और टाइट है, राइट। उसके बाद अब हम देखते हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन पॉलीइन। जब हम एक पॉलीइन कंडीशन दे, पॉलीइन मतलब पॉलीन मतलब सपोज मैंने ऐसे 4 कंपाउंड लिए कार्बन के, ये वाले स्ट्रक्चर को पॉलीन बोलेंगे। एक से ज़्यादा ENE डबल बॉन्ड है, पॉलीन, राइट। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या देखो, व्हेन बोथ द एंड्स ऑफ द पॉलीन डिफरेंट, अगर दोनों एंड ऑफ पॉलीन जो है वो डिफरेंट होगा, एक तरफ क्लोरीन लग गया तो सपोज दूसरी तरफ हमारा कार्बन ले लो ना, तो यहाँ पे अगर हम कंडीशन लगाएंगे पॉलीन का, तो उसमें क्या होगा, जब दोनों ग्रुप डिफरेंट होंगे तो टोटल नंबर ऑफ, अगर हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म निकालना है तो दैट विल बी 2 to the power n, n इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। एग्जांपल से समझते हैं ना, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड गिनो 1 2, तो मैं बता दूंगा नंबर ऑफ हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म 2 to the power 2 है, जो कि 4 है हमारा, राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, इफ बोथ द एंड्स ऑफ द पॉलीन हैज पॉलीन सेम, दोनों सेम है, एंड n इज इवन, अगर n इवन हुआ तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होगा, 2 to the power n minus 1 प्लस 2 to the power n by 2 minus 1, ये वाला कंडीशन आएगा जब दोनों तरफ सेम ग्रुप होगा और n जो है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन होंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं ना, यहाँ देख लो 1 2 है, दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा, 2 to the power कितने 2 थे 1, और नेक्स्ट क्या था प्लस 2 to the power कितने थे 2, तो 1 हमारा 1 minus 1, ये तो 0 हो गया तो 1, तो ये आंसर आ जाएगा 3। अब और एक देखते हैं, इफ बोथ द एंड्स ऑफ द पॉलीन सेम एंड n इज एन ऑड नंबर, अगर दोनों एंड्स ऑफ पॉलीन सेम है, n ऑड नंबर है, थोड़ा सा कंसेप्ट में चेंज होगा, 2 to the power n minus 1 प्लस 2 to the power n minus 1 होल 2, उसमें कंडीशन में क्या अलग था, n by 2 minus 1, इसमें क्या है n minus 1 by 2, तो ये टर्म्स याद रखो, इससे भी पूछ सकते हैं, कन्फ्यूजन हो सकता है। एग्जांपल देख लो ना, 1 2 3 3 है, तो क्या डालूंगा मैं इधर, कुछ नहीं, बस आप एंड्स चेक करो, जो पॉलीन दिया उसके एंड्स चेक करो, ठीक। अब यहाँ एंड दोनों सेम है और ऑड है, तो मैं क्या डालूंगा 2 to the power n minus 1, ठीक, 3 है तो 2 to the power 2 प्लस यहाँ पे कितना होगा 3 थे तो 3 minus 1 by 2, 2 to the power 1, ठीक, तो क्या जाएगा आंसर 5 आ जाएगा, ये देखिए। उसके बाद अब हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म के बारे में देख लेते हैं। ये अराइज होता है ड्यू टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन से आता है। 2 स्ट्रक्चर्स हमें याद रखना है, एक होता है एक्लिप्स प्रोजेक्शन, एक होता है स्टैगर्ड प्रोजेक्शन। अब जो एक्लिप्स होता है उसमें स्ट्रक्चर कैसा होता है देख लो, ये होता है एक्लिप्स्ड, तो ये इस टाइप का है, जब आप इसको इधर से देखोगे तो इस टाइप का है, ठीक। इधर जो है इन दोनों में जो एंगल है ना, उस एंगल में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ऐसे सीधे सीधे पूरा सीधे सीधे हैं दोनों, इनके बीच में कोई एंगल में डिफरेंस नहीं है, किसमें, एक्लिप्स्ड में, तरफ याद रखो एक्लिप्स्ड में, राइट। और एक्लिप्स जो है ये वाला जो है अनस्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, बट इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी वो ज़्यादा है, देख सकते हो इसका डायहाइड्रल एंगल 0 डिग्री है, राइट। इसको हम और क्या बोलते हैं, न्यूमेंस प्रोजेक्शन, एनसीईआरटी में ये टर्म दिया तो याद रखना न्यूमेंस प्रोजेक्शन। और ये वाला जो है इसको बोलते हैं स्टैगर्ड प्रोजेक्शन, मतलब यहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे जो है 60 डिग्री का रोटेशन हुआ होगा, मतलब इन दोनों के बीच में 60 डिग्री होगा, जैसा हमने उसको देखा था ना उसके जैसा ही इसमें 60 डिग्री का रोटेशन होगा इन दोनों के बीच में, राइट। तो इसको बोलेंगे स्टैगर्ड। ये जो होगा ये स्टेबल होगा, स्टैगर्ड स्टेबल तो होगा बट उसका पोटेंशियल एनर्जी गेन होगा। और ये जो इंटर कन्वर्टेबल है, जब हमारा एक्लिप्स्ड फॉर्म क्या होगा, 12.5 किलो जूल ऑफ एनर्जी लॉस करेगा तो वो बन जाएगा हमारा कौन सा, स्टैगर्ड। जब यही स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारा गेन करेगा, जब हमारा जो स्टैगर्ड फॉर्म है वो गेन करेगा 12.5 किलो जूल एनर्जी, जब वो गेन किया तो वो बन जाएगा एक्लिप्स्ड अनस्टेबल बन जाएगा, गेन करके अनस्टेबल बना, लॉस करके स्टेबल बना। अब जब ये गेन करता है ना, जब स्टेबल वाला गेन करता है, स्टैगर्ड वाला गेन करता है, तो वो क्या करता है, अटेन करता है टॉर्शनल स्ट्रेन को। द नेम ऑफ दिस एनर्जी इज टॉर्शनल एनर्जी। ये जो एनर्जी है हमने पढ़ा वो टॉर्शनल एनर्जी है। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे देख लो ये वाला जो ग्राफ दिया हमें, नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म यहाँ पे इनफाइनाइट, नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स इनफाइनाइट। ये वाला ग्राफ देखो, ये होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी का और ये वाला होगा हमारा एंगल ऑफ रोटेशन का, राइट।
तो देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट बिटवीन एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड इज कॉल्ड स्क्यू या गॉज कॉन्फॉर्मेशन। वैसा कन्फर्मेशन जो कि स्क्यू और हमारे स्टैगर्ड के बीच में आता है उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको स्क्यू। उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू या गॉज कॉन्फॉर्मेशन। ठीक, अब और एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर ये है फुली एक्लिप्स्ड, राइट। फुली एक्लिप्स्ड मीन्स उसमें जो डाइहाइड्रल एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री का डाइहाइड्रल एंगल होगा। अब इसमें देखो पहले हमारा क्या हुआ, ये किस में कन्वर्ट हुआ, पहले ये क्या हुआ ना, इसमें थोड़ा सा रोटेशन हुआ। जब थोड़ा सा रोटेशन हुआ तो ये क्या बना, स्क्यू बना। ये आप यहाँ से देखो ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले ये था एंटी स्टैगर्ड, बट इन्होंने एंटी स्टैगर्ड। अब सपोज हमारा स्टैगर्ड में क्या था, स्टैगर्ड में था कि यहाँ पे 60 डिग्री का रोटेशन हुआ होगा, राइट। पर एंटी स्टैगर्ड में क्या हुआ, यहाँ पे सपोज ये इस तरह का था, इस तरह का था तीनों। स्टैगर्ड में क्या होता है, वहाँ पे हमारा दोनों में 60 डिग्री होता है। एंटी स्टैगर्ड में इसमें ये पूरा रोटेट हो गया, एकदम से पूरा रोटेट हुआ है, 180 डिग्री का रोटेशन हुआ एंटी स्टैगर्ड। अब ये क्या करेगा, ये थोड़ा थोड़ा ऐसा रोटेट करेगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा रोटेट करेगा, हर आर्म जो है थोड़ा थोड़ा रोटेट करेगा। थोड़ा थोड़ा रोटेट करके ये क्या करेगा, यहाँ पे ये बन जाएगा पार्शियली एक्लिप्स्ड, पार्शियली एक्लिप्स्ड। उसके बाद वो क्या करेगा, स्क्यू बनेगा। स्क्यू कौन सा स्ट्रक्चर होता है, द कॉन्फॉर्मेशन बिटवीन हमारा कौन सा, स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड कौन बोलते हैं स्क्यू। स्क्यू के बाद फुली स्टैगर्ड बन जाएगा, वो तीनों क्या हो जाएंगे, 180 से फिर से 0 डिग्री में आ जाएंगे। स्टेबिलिटी की बात करें अगर इन सबका, तो स्टेबिलिटी में हमारा फोर्थ वाला जो एंटी स्टैगर्ड है वो ज़्यादा स्टेबल है यहाँ पे। उसके बाद फोर्थ के बाद कौन सा आएगा, स्क्यू वाला। क्यों, स्क्यू जो है वो पास पास है हमारे, किसके पास है, स्टैगर्ड के थोड़ा पास है। उसके बाद हमारा आएगा पार्शियली एक्लिप्स, मतलब उसमें कुछ तो एंगल है। लास्ट में आएगा एक्लिप्स, क्यों, क्योंकि इसमें डाइहाइड्रल एंगल 0 डिग्री होता है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें 1 का ज़्यादा हुआ, क्यों, मैंने ऑलरेडी बोला था एक्लिप्स अनस्टेबल है, बट उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, 4 में लीस्ट। ठीक, अब हम क्या देख सकते हैं, समटाइम्स जो स्क्यू होता है दैट इज मोर स्टेबल देन एंटी स्टैगर्ड। स्क्यू भी कभी कभी एंटी स्टैगर्ड से ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। कौन से केस में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो ये जो स्ट्रक्चर था इसका हमने क्या किया, डायग्राम ड्रॉ किया हमने, इसका आइसोमर ड्रॉ किया, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका यहाँ पे हमें क्या है, OH बॉन्ड है और यहाँ पे OH बॉन्ड है। तो ये कौन सा स्टेबल स्ट्रक्चर, ये हमारा स्ट्रक्चर है स्क्यू का। स्क्यू क्या है, कौन सा कॉन्फॉर्मेशनल, हमारे 0 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में जो स्ट्रक्चर्स आएंगे वो होंगे हमारे क्या, वो होंगे हमारे कौन से, स्क्यू, वो होगा हमारा स्क्यू, राइट। वो स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, स्क्यू, राइट। तो आप देखते हैं यहाँ पे स्क्यू जो है दैट विल बी मोर, क्या होता है, दैट विल बी मोर स्टेबल। क्यों, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस वाले स्ट्रक्चर में ये ज़्यादा स्टेबल होगा। नॉट ओनली दिस, इस स्ट्रक्चर को भी ले लो, क्या मैं OH और F के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता, डेफिनेटली कर सकता हूँ। तो दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितने पास पास होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, राइट। जितने पास पास होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, राइट। उसके बाद आप देखते हैं साइक्लोएल्केन्स के बारे में, साइक्लोएल्केन्स के बारे में। तो आप देखते हैं साइक्लोएल्केन्स के बारे में। साइक्लोएल्केन्स में अगर मैं क्या करूँ, एक ट्राईसाइक्लिक रिंग बनाऊँ, ठीक है, प्रोपेन का रिंग बनाऊँ, राइट। उसमें हमारा जो एंगल होगा 60 डिग्री होगा। जब मैं एक टेट्राहेड्रल बनाऊँ, इसमें एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, तो सबको पता है, ठीक। और जब मैं इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाऊँ, 5 कार्बन से बनाऊँ ऐसे, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल हमारा 108 डिग्री होगा, 108 डिग्री जब हमारा पेंटासाइक्लिक रिंग होगा। और sp3 कार्बन द स्टेबल एंगल है, ये याद रखने वाला भी हो सकता है, 109, मोस्टली इसको प्रीफर किया जाता है 109.5 मिनट्स, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी है हमारा। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये होता है बेयर्स एंगल स्ट्रेन, ये फॉर्मूला है। तो हम किसी भी एंगल का स्ट्रेन निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं देखते हैं। और ये जो होता है इट लीड्स टू अनस्टेबिलिटी। फॉर्मूला क्या है, 109 डिग्री 28 मिनट, जो कि हमारा कौन सा कंडीशन था। अब जो 109 डिग्री 28 मिनट है, ये हमारा कौन सा है, स्टेबल एंगल है, फॉर्मूला फॉर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो इससे माइनस एंगल ऑफ रिंग डिवाइडेड बाई 2, माइनस एंगल ऑफ रिंग डिवाइडेड बाई 2, राइट। उसके बाद अब हम देखते हैं टाइप ऑफ रिएजेंट। ये तो हमने देख चुका था, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है हमारा, ये जनरली लुइस एसिड होता है, याद रख लेना ये स्टेटमेंट। जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो लुइस एसिड होता है, राइट। मतलब उसमें देख सकते हो अगर पॉजिटिव चार्ज देखिए इस कंपाउंड के ऊपर तो वो लुइस एसिड होगा, राइट। देखो ऑल दिस हैव ऑक्टेट डेफिशिएंसी इन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट डेफिशिएंसी होगा, उन वाले कंपाउंड्स को भी बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब उसके ऊपर जो है न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज, मतलब उसके ऊपर हमें क्या देखने को मिलेगा कि वो इलेक्ट्रॉन रिच है ऑलरेडी, ठीक। इलेक्ट्रॉन रिच है, उसका ऑक्टेट सेटिस्फाई हो चुका है, राइट। व्हिच आर इलेक्ट्रॉन रिच एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन टू अदर स्पीशीज, राइट। अब हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में पहले हमारा आएगा डिटेक्शन ऑफ कार्बन। कैसे डिटेक्ट करेंगे, पहले हम क्या करेंगे ना, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे। हमने पहले क्या लेना है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें हमने क्या दिया, कॉपर ऑक्साइड। जैसे दिया हमें क्या मिला, कॉपर के साथ 2 कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने CaOH होल ट्वाइस दिया, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिला तो हमें क्या मिला यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट, याद होगा आपको, मिल्की वाइट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट में और भी CO2 देंगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, जिसमें जो मिल्की वाइट कलर है वो क्या होता है, यहाँ पे डिसअपेयर होने लगता है, राइट। अब ये याद रखना कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जो होता है एयर में हमारा क्या होता है, SO2 गैस होता है। तो ये SO2 गैस जो है वो क्या कर सकता है, इस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ऐड हो सकता है, रिएक्ट कर सकता है। तो उसको रिएक्ट ना करें, हम उसको क्या ऐड करते हैं सोल्यूशन में, K2Cr2O7 ऐड करते हैं, ताकि SO2 गैस जो है वो रिएक्ट ना हो जाए।
अब बात करते हैं डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की डिटेक्शन में जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड देते हैं तो हमें H2 के साथ कॉपर मिलता है, राइट। H2 के साथ कॉपर। अब तुम बोलोगे इसमें भी तो सर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ CO दिया था जिसमें हमें कॉपर और CO मिला था, इसमें भी सेम कैसे मिल रहा है? क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों में डिफर कर रहा होगा। जब हमने इसमें लिया तो इसमें डेफिनेटली इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें कार्बन देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन के केस में डेफिनेटली इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेजर प्रायोरिटी हम हाइड्रोजन को देंगे। तो क्या मिलेगा हमें H2 के साथ कॉपर। अब हमने क्या दिया, इसको फिर से कॉपर दिया, कॉपर के साथ हमने क्या किया, SO4 गैस पास कराया जो कि ऑलरेडी एयर में था, हमने उसको रिएक्ट करवाने दिया। तो हमें क्या मिला, कॉपर सल्फेट। उसको वाटर दिया तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, कलर याद रख लो व्हाइट, ब्लू विट्रोल। तो CuSO4 डॉट 5H2 हमारा कौन सा कलर होगा, ब्लू विट्रोल, राइट। नेक्स्ट चलता है डिटेक्शन ऑफ अदर कंपाउंड, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं लेसेंस टेस्ट। अदर कंपाउंड, अदर एलिमेंट्स के डिटेक्शन के लिए कैसे देखते हैं ना, मेजर ये 3 रिएक्शन याद रखो, यहाँ से हमारे क्वेश्चन बन गए। जब हम क्या करते हैं यहाँ पे लैसिंग एक्सट्रैक्ट अगर आपको जानना है तो यहाँ से देख सकते हो, ड्राई सोडियम को मेल्ट किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, हीट किया, रेड हॉट, डिस्टिल वाटर निकला, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है रेड हॉट होगा, फिर बॉइल किया, फिर कूल किया, फिर फिल्टर किया, तो हमें क्या मिल गया, सोडियम का एक्सट्रैक्ट या लैसिंग एक्सट्रैक्ट भी उसको बोला जाता है। जब हम सोडियम को कार्बन और नाइट्रोजन देंगे तो हमें NaCl मिलेगा। जब हम सोडियम को सल्फर देंगे तो Na2S मिलेगा। जब हम सोडियम को हैलोजन देंगे तो NaX मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैंने HCl तीनों दिया तो मुझे क्या मिलेगा, Na2SCN माइनस, Na2SCN माइनस। तो तीनों को एक साथ भी रिएक्ट कराओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नाइट्रोजन का डिटेक्शन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं हमें मेजरली उसका कलर और कंपाउंड जो मिलता है, ठीक। तो हमने जब Cn माइनस को क्या दिया, Fe2+, Cn माइनस को जब हमने क्या दिया, Fe2+, तो हमें क्या मिला, FeCN6 होल 4 माइनस, ठीक। Cn को जब हमने Fe2+ दिया हमें मिला FeCN6 होल 4 माइनस। उसके बाद सल्फर को जो है S2 माइनस को हमने क्या दिया, Pb2+, S2 माइनस को दिया Pb2+, तो हमें क्या मिल गया, सोच लो ना, PbS ब्लैक, राइट। ब्लैक PbS मिल जाएगा जब सल्फर को Pb के साथ रिएक्ट करेंगे। इसी सल्फर को मैंने फिर से रिएक्ट कराया किसके साथ, FeCN5NO के साथ, FeCN5NO 2 माइनस। फिर से बोल रहा हूँ, मैंने क्या किया, रिएक्ट कराया S2 माइनस को FeCN6NO 2 माइनस के साथ। मुझे एक वायलेट अच्छा यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट अपडेट हुआ था नाइट्रोजन में, एक स्टेप छूट गया था, सॉरी। नाइट्रोजन में हमने क्या किया, हमें क्या मिला, FeCN6 होल 4 माइनस। इसी FeCN6 4 माइनस को मैंने क्या दिया, मैंने फिर से 4Fe3+ दे दिया। तो हम अभी हमें क्या ऑब्टेन होगा उससे, हमें ऑब्टेन होगा प्रूशियन ब्लू कंपाउंड Fe4 FeCN6 होल 3। हमें क्या मिला, Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। तो सल्फर में हमने वही देखा था, जब हमने सल्फर को क्या दिया, FeCN5NO, तो हमें क्या मिला, FeCN5NOS होल 4 माइनस। क्या फिर से बोल रहा हूँ, FeCN5NOS 4 माइनस, जो कि हमारा वायलेट कॉम्प्लेक्स होगा। फिर से अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रूशियन ब्लू कंपाउंड जो था वो किससे बना था, नाइट्रोजन से बना था। जब हमने नाइट्रोजन का टेस्टिंग कर रहे थे तो वो जो प्रूशियन ब्लू था, क्या कंपाउंड था, याद करो क्या कंपाउंड था, Fe4 FeCN6 होल 3। तो इस तरह आपको बस याद रखना, नाइट्रोजन उसका प्रोडक्ट। अब अगर मैं सेम बोलूँ फॉर सल्फर में हमने क्या लिया था, रिएक्टेंट में ये लिया था FeCN5NO। प्रोडक्ट में कुछ ज़्यादा नहीं मिला, हमें बस NO के साथ S जुड़ गया, देख सकते हो वायलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स हमें मिल गया। अगर दोनों देंगे तो ये वाला रिएक्शन बहुत पूछता है हमें। अगर हम दोनों नाइट्रोजन सल्फर का करें तो NaCl मिलेगा। अब जब हम Fe3+ SCN को देंगे तो FeSCN बनेगा 2+, जो कि हमारा ब्लड रेड कलर होता है। फिर से अगर मैं पूछूं कि हमारा प्रूशियन ब्लू कलर के लिए क्या था, तो याद रखना नाइट्रोजन। सल्फर में हमें क्या देखने को मिला, ब्लैक कलर देखने को मिला, उसके साथ वायलेट कलर FeCN5NOS। अब ये वाला देखते हैं फॉस्फोरस में। जब हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या देंगे, Na2O2, जब मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को Na2O2 दिया तो मुझे क्या मिला, Na3PO4 के साथ HNO3, Na3PO4 याद करो, Na3PO4 के साथ HNO3। उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने ये कंपाउंड दिया 12NH4 होल ट्वाइस MOO4। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सब हमारा क्या हुआ है, PYQs में रिपीट हो चुका है। तो हम PYQs रिलेटेड नोट्स से सब रिवाइज कर रहे हैं। तो हमने क्या दिया, Na3PO4 प्लस HNO3 को हमने क्या किया, हीट किया, किसके प्रेजेंस में, 12NH4.MOO2। तो हमें मिला क्या प्रोडक्ट में, LOPPT। कलर याद रखो, कंपाउंड याद मत रखो या ना रखो, मतलब रखना तो है ही, कलर याद रखो। फॉस्फोरस में येलो देखने को मिलेगा, हमें मिला NH4 होल थ्राइस PO4 डॉट 12MOO4। फिर से बोल रहा हूँ, क्या मिला, LOPPT मिला, NH4 होल थ्राइस PO4 डॉट 12MOO2, 12MO, राइट। उसके बाद अगर याद रख लेना, और एक टेस्ट आता है बेल्स्टन्स टेस्ट, जो कि कॉपर के साथ रिएक्ट करने से हमें ब्लू ग्रीन फ्रेम देखने को मिलता है। ब्लू ग्रीन फ्रेम, ये रिएक्शंस वही सेम रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन हो रहे हैं। यहाँ पे NX को AgNO3 दिया, AgX NaNO3 मिला, NaCN को मैंने AgNO3 साथ रिएक्ट करा, AgCN, उसी तरह बस याद रखो सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्टिवेशन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन। एक स्टेप समझाऊंगा, बाकी आपको याद रखना, राइट। उसके जैसे आप उसको डिराइव कर सकते हो। यहाँ पे पहले देखते हैं फ्रॉम लिविक्स मेथड। तो लिविक्स मेथड में क्या हो रहा है वो समझते हैं। यहाँ पे लिविक मेथड में जब मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, मैंने उसको CO दिया एयर के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिला, ये फॉर टेस्ट फॉर हमारा किसके लिए, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो क्या हुआ, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को CO दो तो हमें CO2 और H2 मिला था। फिर उसमें हमने क्या किया,
CaOH छोड़ दिया, CaCl2 पास कराया, वाटर एब्जॉर्ब किया, हमारा यहाँ पे क्या बचा, अब ये जो एब्जॉर्ब किया वाटर, उसने वाटर एब्जॉर्ब किया उस प्रोडक्ट में, तब उसका वेट बन गया W2। पहले कितना था यहाँ पे W1, उसने वाटर एब्जॉर्ब किया, कितना बना W2। तो देख सकते हो वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय CaCl2 अगर पूछे दैट विल बी W2 माइनस W1, राइट। अब देख सकते हो यहाँ पे वी नो दैट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से 18 ग्राम H2O हमें कितना देगा, 2 ग्राम H2 देगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे A ग्राम ऑफ H2O कितना देगा हमें, 2/18 इंटू A ग्राम ऑफ H2O हमें क्या देगा, 2/18 इंटू A। एग्जाम्पल देखते हैं ना, 100 ग्राम लिया तो 100 2/18 इंटू 100, राइट, इंटू 1/W, राइट। तो इसमें यहाँ पे ये हुआ है कि 100 ग्राम लिया तो हमने क्या किया, 2/18 इंटू 100 इंटू 1/W। व्हाट इज दिस W? दिस इज द वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने लिया था यहाँ पे। यहाँ देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट था 1/W ग्राम, तो उस 100 ग्राम में कितने ग्राम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को वो उसको निकाला। तो ये हो जाएगा टोटल उसका फॉर्मूला, जब 100 ग्राम के लिए मैंने लिया 2/18 इंटू 100 अपॉन 1/W, तो 2 इंटू A इंटू 100/18 इंटू W, दिस विल बी द रिएक्शन, राइट। उसी तरह मैं रिकैप कराता हूँ किसका, हाइड्रोजन का कितना था, 2/18 मुझे याद आ रहा है, और मुझे A याद आ रहा है, देखिए उसमें A क्या था कि हमारा कितना ग्राम ऑफ हमारा क्या उसमें यहाँ पे देख सकते हो A ग्राम, मतलब कितना ग्राम वाटर में कितना ग्राम हाइड्रोजन है, कितना ग्राम वाटर में कितना ग्राम हाइड्रोजन है, राइट। तो वो हो जाएगा A, तो 2/18 इंटू कितना हमारा ग्राम हाइड्रोजन है A मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज में निकाल रहा हूँ मैं 100 होल डिवाइडेड बाई कितना वेट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का W। उसी तरह मैं कार्बन का निकाल रहा हूँ, सब सेम रहेगा 12/44, ये 44 किसकी तरफ से है, कार्बन डाइऑक्साइड से, इंटू A इंटू 100 होल डिवाइडेड बाई W, राइट। उसी तरह अब हम देखते हैं बाय कैरियस मेथड हैलोजेंस का। हैलोजन में भी कोई अलग चीज़ नहीं है, वही सेम है, देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन है, सपोज ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन है, तो जब हम उसमें AgNO3 ऐड करेंगे वाइट PPT AgCl मिला, AgCl का ग्राम अगर मैं बोलूँ दैट विल बी कितना, x ग्राम AgCl, तो वी नो दैट 143.5 ग्राम ऑफ AgCl कितना कंटेन करता है, 35.5 ग्राम ऑफ Cl, तो x ग्राम में कितना होगा 35.5 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 143.5 ग्राम, उसी के जैसा। तो टोटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये देखो 100 ग्राम के लिए 35.5 इंटू एक्स, एक्स क्या है हमारा, कितना PPT फॉर्मूला इंटू 100 अपॉन 143.5, एंड दिस इज द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। उसी तरह निकालो ना बाकी सबका। अब अगर मैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का निकालूँ Br का, तो Br का अगर तुम्हें निकालना है तो मेजरली याद करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो होगा दैट विल बी Ag समथिंग, हैलोजन के लिए AgBr का होगा, AgBr, तो AgBr का हमारा यहाँ पे मास दे दिया है कितना, 188, Br का होता है 80 अपॉन 188 इंटू हैलोजन A सपोज इंटू 100, या एक्स भी ले लो। आयोडीन के लिए क्या करेंगे, AgI का मास होता है 235 ग्राम, सेम किया, आयोडीन कितना होता है 127 अपॉन हमारा 230 कितना 5, 127 डिवाइडेड बाई 235 इंटू एक्स इंटू 100, राइट। उसी तरह सल्फर का भी होता है कैरियस मेथड से, सल्फर का हमें पता है 32 ग्राम होता है। सल्फर के लिए जो है हमने अलग कंपाउंड लिया BSO4, इसमें हमने Ag नहीं लिया, सल्फर के लिए BSO4, तो उसमें क्या हो रहा है 232 अपॉन 233 जो कि BSO4 का वेट है मल्टीप्लाइड बाई A इंटू 100, राइट, इज द वेट ऑफ द हैलोजन। फॉस्फरस का अगर देखो हम कौन सा प्रोडक्ट लेते हैं, हम लेते हैं ये वाला प्रोडक्ट Mg2P2O7, मतलब डिनोमिनेटर में, तो हमारा ये किसके लिए था टेस्ट डिटर्मिनेशन, हमारा ये था फॉस्फरस के लिए, इसका वेट होता है 62, तो यहाँ पे देखिए 62 देख सकते हो, 62 अपॉन 212 किसके लिए हमारा है Mg2P2O7 उसका वेट, सल्फर में हम BSO4 लेते थे। नाइट्रोजन में अगर मैं आपको बोलूँ तो एक फॉर्मूला याद ये वाला, परसेंटेज नाइट्रोजन पूछ ले तो 28 इंटू वॉल्यूम इंटू 100, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इंटू 100 डिवाइडेड बाई 22400 इंटू वेट ऑफ मास, ऐसे इतना ही है हमारा। उसके बाद और एक मेथड है जो कि हमारा क्लेजल्स मेथड है। क्लेजल्स मेथड में क्या होता है हमारा यहाँ पे, इट इज़ यूज्ड फॉर कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एलिमेंट बट हैविंग सम लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशंस के साथ होता है यहाँ पे, ठीक। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम खेलते हैं उसके किसके साथ, इक्विवेलेंस के साथ। तो अगर आपको इक्विवेलेंस और नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें आप समझ सकते हैं। ये शॉर्ट रिविजन है, तो इसमें मैं सिर्फ मेन चीज़ों पर फोकस करूँगा। यहाँ पे होता है हमारा क्लेजल मेथड से अगर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपको निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं, N1V1 माइनस N2V2, N क्या नॉर्मेलिटी, V क्या वॉल्यूम, इंटू 14 डिवाइडेड बाय वेट इंटू 10। अब पूरा सब जानते हैं ना क्या क्या है, ये जो N1V1 ये नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 क्वेश्चन में मेंशन होगा, N2V2 क्या नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH क्वेश्चन में मेंशन होगा अगेन, W जो है वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो याद रखो N1V1 जो होगा H2SO4 का होगा, क्वेश्चन में मेंशन होगा, वो रिएक्शन होता है उसका पूरा, राइट। ये देख सकते हो जब Na2SO4 जो NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो NH3 ऑप्टेन होता है, एंड दिस ये जो अमोनिया आता है इट एक्ट्स विद H2SO4, ये NH3 जो H2SO4 के साथ एक्ट करता है, देख सकते हो N1V1, तो हमें ये कंपाउंड फॉर्म होता है NH2SO4, राइट। तो इसलिए हमने क्या बोला, पहला वाला हमने लिया H2SO4, सेकंड वाला NaOH के साथ। और एक मेथड है यहाँ पे क्या, ये वाला N1V1 इंटू 14/10 इंटू 10, उसमें क्या था यहाँ पे वर्क डन इंटू 10 दोनों में सेम है, बट उसमें क्या होगा N2V2 नहीं होगा, ये और एक मेथड से। अब नेक्स्ट देखते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
उसमें बहुत सारे मेथड्स आते हैं। पहला होगा सब्लिमेशन, पता होगा रूम टेम्परेचर में सॉलिड क्या होता है, भाप गैस बन के चला जाता है। एग्जाम्पल में देख सकते हो हमारा कैम्फर, नैप्थलीन, एंथ्रासिन, बेंजोइक एसिड। डिस्टिलेशन, ये क्या होता है, सेपरेट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टेबल एट देयर बॉइलिंग पॉइंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट में ही कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज़ को जो कंटेन करते हैं। एग्जाम्पल देख लो, बेंजीन हो गया, टॉल्विन, एथनॉल, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एनिलीन एंड क्लोरोफॉर्म सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। देख सकते हो सारी ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, ये सब बेंजीन, टॉल्विन, ये सब डेरिवेटिव्स है। बेंजीन के तो डेरिवेटिव्स हैं ही हैं, उसके साथ क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एथनॉल, एसीटोन, ये सब भी हैं। और क्लोरोफॉर्म फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जब दो जो लिक्विड होंगे आर हैविंग वेरी क्लोज बॉइलिंग पॉइंट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो दो मिक्सचर में जो दो लिक्विड्स होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम होगा, ठीक, उनमें देखने को मिलेगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या क्या है, क्रूड ऑयल है, बेंजीन को जब टॉल्विन के साथ मिक्स कर देंगे, और एक है मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन। मैंने क्या बोला था, एसीटोन हमारा हो गया, टॉल्विन, बेंजीन, ये सब तो हमने देखा था सिंपल डिफ्यूजन में जब वो सिंगलेट में थे। और जब वो साथ है दैट मीन्स इट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि टॉल्विन बेंजीन का जो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नियरली सेम होता है, और मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन का। अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर की बात करें, जिसमें क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग डिकम्पोजिशन नेचर बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, उन सबका जो डिकम्पोजिंग नेचर है दैट विल बी बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल ही मेन याद रखना है। ये क्या होता है, कंसंट्रेट, यहाँ पे क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर केन जूस इन इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। और एक क्या है, ग्लिसरॉल कैन सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंटाइल इन स्लोप इंडस्ट्री। दो एग्जाम्पल बोला मैंने क्या बोला, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर केन जूस, और एक मैंने बोला ग्लिसरॉल, जो कि क्या होता है, सेपरेट कर सकते हैं हम स्पेंटाइल से। स्टीम डिस्टिलेशन, ये क्या होंगे, इसमें वैसे कंपाउंड्स होंगे जो कि इनसॉल्युबल विथ वाटर होंगे, वोलेटाइल विथ स्टीम एनर्जी होंगे, प्रेजेंट विथ नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज़। मेन पॉइंट क्या था, इनसॉल्युबल है ना, वाटर, वोलेटाइल एंड वोलेटाइल विथ स्टीम एनर्जी। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल का मिक्सचर, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल का मिक्सचर में आएगा ये। और मिक्सचर ऑफ एनिलीन एंड वाटर, एनिलीन वाटर के मिक्सचर में भी ये देखने को मिलेगा हमें। उसके बाद हमारे यहाँ पे देख सकते हो मिक्सचर सैंपल ऑफ स्टाइरीन। स्टाइरीन का स्ट्रक्चर भी एक दो बार पूछ लेता है, क्या होता है, यहाँ पे देखो जब बेंजीन है उसमें क्या लगा होगा, CH डबल बॉन्ड CH2, ये होता है स्टाइरीन का, तो मिक्सचर सैंपल ऑफ स्टाइरीन से भी होगा। अब हमारा है क्रोमेटोग्राफी, आपको पता होगा, अपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है, क्रोमेटोग्राफिक पेपर में हमें डिफरेंट बैंड्स देखने को मिलता है, राइट। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या होता है, ए जो है उसका मोर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उसका स्पीड भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सॉरी, मोर एब्जॉर्प्शन है तो स्पीड भी क्या हो रहा है, मोर हो रहा है। सो C हैज़ द हाईएस्ट स्पीड, सॉरी, जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा स्पीड उतना क्या होगा, कम होगा। देख सकते हो, ए का सबसे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है तो उसका स्पीड लीस्ट होगा, C का सबसे कम एब्जॉर्प्शन है तो उसका स्पीड जो है सबसे हाईएस्ट होगा। अब हम पढ़ते हैं, हमने यहाँ पे देख सकते हैं ये सब पढ़ा हमने। स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है, हमारा एप्लीकेबल होता है सेपरेट विच आर स्टीम वोलेटाइल एंड इनसॉल्युबल इन वाटर के लिए स्टीम डिस्टिलेशन देखा हमने, राइट। उसके बाद हमने रिड्यूस्ड प्रेशर में देखा था शुगर केन, हमारा जो होता है शुगर केन जूस, और उसके साथ हमारा क्या होता है, ग्लिसरॉल इन स्पेंटाइल इंडस्ट्री या सोप इंडस्ट्री बोला जा सकता है उसमें। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन एक्वस मीडियम इट इज सेपरेटेड बाय सेकिंग इट विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट व्हिच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। इसमें सेकिंग के थ्रू होता है, मतलब जब ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होगा एक्वस मीडियम में, इट कैन बी सेपरेटेड बाय सेकिंग इट विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जब हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ उसको सेक करेंगे, और वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होगा, हमारा सॉल्युबल होगा किसमें, वाटर में। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड एक्वस सॉल्यूशन शुड बी इमिसिबल विद ईच अदर। जो सॉल्वेंट हमने लिया वाटर के साथ, वो दोनों इमिसिबल हो, मिक्स ना हो जाए उसमें। दे फॉर्म डिस्टिंक्ट लेयर विच कैन बी सेपरेटेड बाय, ये तो बोल दिया मिक्स नहीं होगा तो उसमें डिस्टिंक्ट लेयर फॉर्म हो जाएगा। द कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जब हम इवापोरेट करेंगे सॉल्वेंट हमें तब मिलेगा मिक्सचर में से, तो उसको बोलेंगे डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। क्रोमेटोग्राफी पढ़ा दिया मैंने, उसमें क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इन्वॉल्वड इन। यहाँ पे दो कैटेगरीज होता है, एक होता है एब्जॉर्प्टिव क्रोमेटोग्राफी और एक है पार्टीशन। जो एडजॉर्ब, यहाँ पे देखो एब्जॉर्प्टिव नहीं, एडजॉर्प्टिव क्रोमेटोग्राफी जो इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपाउंड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन एब्जॉर्बेंट डिफरेंट डिग्रीज कॉमनली यूज्ड। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है, एब्जॉर्ब डिग्रीज में जो है ये क्या होता है, एब्जॉर्बेंट्स होता है। मोस्ट कॉमनली क्या होता है, सिलिका जेल एंड एल्यूमिनियम। सिलिका जेल और एल्यूमिनियम मोस्टली यूज होता है एडजॉर्प्टिव क्रोमेटोग्राफी में। दो टाइप्स का होता है, एक होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी और एक है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इन दोनों में देखने को मिलेगा। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का इट इज बेस्ड ऑन अ मिक्सचर डिफरेंशियल पार्टीशनिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। मतलब एक मिक्सचर है, मिक्सचर में दो कंपाउंड है, एक जो है वो मोबाइल है, मूव कर रहा है, और दूसरा क्या है, वो हमारा रेस्ट में है, स्टेशनरी कंडीशन में है, उसको बोलेंगे पार्टीशनल क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्टिव मैंने बता दिया, उसमें क्या था हमारा, यहाँ पे जो दो मिक्सचर होंगे उनका जो डिग्री ऑफ एब्जॉर्बेंट होगा वो डिफरेंट डिग्रीज का होगा। हमारा सिलिका जेल और एल्यूमिनियम मोस्ट कॉमन है, उसमें भी आएगा दो टाइप्स, कॉलम और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे 2026 के नीट के पेपर में आ चुका है इसी चैप्टर से। तो अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया है, ये वाला पहला वाला क्वेश्चन, ये तो सबसे ईजी है, हमारा 10th के बच्चे कर लेंगे। अगर आप ये नहीं किए तो आई शुड सजेस्ट यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या है हमारा, अब इसमें बस आपको बॉन्ड कैलकुलेट करना है। अमोनिया NH3 3 हाइड्रोजन इसमें क्या है जुड़े होंगे, एक लोन पेयर होगा, राइट, देख सकते हो।
तो डी का ऑप्शन 2 देख सकते हैं, डी में ऑप्शन 2 एक ही में, तो आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा दो प्रोडक्ट है एक्स एंड वाई आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आप देख सकते हो बेंजीन को CH3 दिया, एनहाइड्रस LCl3 के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा हमारा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो क्लोरोबेंजीन बना, क्लोरोबेंजीन को हमने क्या दिया, डायलूट HNO3 और उसके साथ हम H2SO4 दिए, हमारा नाइट्रेशन हुआ, यहाँ पे नाइट्रेशन हुआ। तो यहाँ दिया है दिस मेथड इज सुइटेबल फॉर सेपरेटिंग प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। यहाँ पे दो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, एक होता है HCl फॉर्म हुआ है, दूसरा हमारा क्या फॉर्म हुआ होगा, नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पे क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन तो नहीं होगा, डिफ्रैक्शनल एक्सट्रैक्शन भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा HCl और हमारा नाइट्रोबेंजीन निकला, उन दोनों का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट्स हमारे अलग अलग होंगे, उनमें मिक्स नहीं होगा दोनों कंपाउंड्स, राइट। तो इसमें तो मिक्स हो रहा है, कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन भी यहाँ पे नहीं होने वाला। तो एक ही ऑप्शन बचेगा, दैट विल बी आवर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसमें होता है, राइट। हमने देखा भी था इधर जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देख रहे थे, यहाँ पे कौन से कंपाउंड होता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम होता है, तो HCl और इसका नियरली सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, जो कि हमारा दिया है, ड्यूरिंग लैसिंग टेस्ट द एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है, अच्छा ये तो ईजी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा लैसिंग टेस्ट के दौरान। देखा था हमने, जब ऑर्गेनिक दे रहे थे तो हमें इनऑर्गेनिक मिल रहा था उसमें। नेक्स्ट टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म लास्ट टाइम से इस पर ऑलरेडी शॉर्ट्स वीडियो में, तो स्पीड बताते हैं। पहले हमारा क्या है, इसमें दो फॉर्म आएंगे, कीटो फॉर्म, एनॉल फॉर्म। जब हम कीटो फॉर्म को एसिड के प्रेजेंस में करेंगे तो वो हमें एनॉल फॉर्म दे देगा। दो क्राइटेरिया मस्ट चाहिए, एल्डिहाइड होना चाहिए, कीटोन होना चाहिए, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन इस कंपाउंड के पास होना चाहिए। और ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये मस्ट कहाँ से अटैच होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ये अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नहीं होगा ये, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो अल्फा पोजीशन है वो तो ऑलरेडी बुक्ड है बाय 2 कार्बन, तो हाइड्रोजन ही कहाँ से, इस वाले में भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये वाला जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, राइट, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बट इस वाले कंपाउंड में होगा। क्योंकि अकेला एक्सेप्शन याद रख लेना, अकेला एक्सेप्शन जिसमें टोटोमेरिज्म हो रहा है तो ये वाला कंपाउंड। बट जब नीचे और एक ऑक्सीजन लग जाएगा, बेंजोक्विनॉन में अनस्टेबल नहीं होगा। अब हमारा क्या है, जब हम कीटो को इनॉल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इधर क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पर एडजेसेंट कार्बन में शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट हो सकता है, इधर या इधर शिफ्ट हो सकता है। अब जब शिफ्ट होगा ऑक्सीजन खाली हो जाएगा तो उसमें हाइड्रोजन लग जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया। अब अगर राइट में शिफ्ट हो, ये फॉर्म होगा। इन दिस इसको भी सॉल्व करोगे, यहाँ राइट है यहाँ, तो ये था हमारा पूरा GOC का रैपिड रिवीजन।